नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की। 224 विधानसभा सीटों के लिए कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा, जबकि परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की पहली सूची में 52 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस भी अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। साल 1999 से लेकर 2023 तक के जो चुनाव के संकेत रहे हैं, उसके अनुसार राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है और चुनाव के उपरांत नए गठबंधन बनते रहे हैं, सरकारें बनती रही हैं। इस बार भी ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संभावना है राज्य में चुनाव की, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच में। तीनों ही पार्टियों के बीच वोटों का विभाजन कितना होता है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए कर्नाटक विधानसभा का चुनाव खासा दिलचस्प रहता आया है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के समीकरणों को समझना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा दक्षिण भारत की सियासत का भी है। 2024 से पहले एक ऐसे राज्य में जो लोकसभा सीटों की दृष्टि से और बीजेपी की राजनीति के लिहाज से, साथ ही कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए अगले 1 घंटे हम कर्नाटक का जो समीकरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन से मुद्दे इस बार प्रभावी रह सकते हैं, राजनीतिक दलों के जो समीकरण हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं, जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसके क्या मायने हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी से। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। लेकिन शुरुआत शेखर अय्यर जी मैं आपसे करूंगा। मुद्दा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का है। पार्टियों के लिहाज से मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति के लिहाज से अगर बात की जाए तो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव क्यों और किस लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, उसके 3 बड़े कारण हैं जी। क्योंकि कर्नाटका में 3 पार्टीज है जिनकी भविष्य को लेकर इस चुनाव में बड़े संकेत मिलने वाले हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि बड़ी कोशिश हो रही है कि कर्नाटका में किसी तरह बीजेपी फिर वापस सत्ता पे आ जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया कि कोई पार्टी कर्नाटका में दोबारा चुन के आया है, यानी हैट्रिक कभी नहीं हुआ है। जी। दूसरी बात, कर्नाटका बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य है जहां पे बीजेपी का काफी लंबे समय से वहां पे एक बेस रहा है और वो बेस कभी कम नहीं हुआ, बढ़ता गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे किस तरह बड़ी जीत हुई थी बीजेपी के लिए। जी। इसी कारण से बीजेपी के लिए 2024 में कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। वहां पे 28 लोकसभा सीटें हैं। और अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए कर्नाटका चुनाव एक, आप कह सकते हैं, एक प्रकार से अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जो जिस हालत में आज कांग्रेस है देश भर में, अगर कर्नाटका में दोबारा वो सत्ता की नजदीक अगर पहुंच जाए कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस के लिए एक प्रकार से संजीवनी मिल जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। इसीलिए कांग्रेस भी लगी हुई है और जितने राज्य है उससे कांग्रेस की हालत उतना खराब नहीं है कर्नाटका में, अगर बाकी राज्यों की अगर तुलना से देखा जाए। और तीसरी जो फैक्टर वहां पे जिसको अपने आप को किंग मेकर मानते हैं वो है जनता दल सेक्युलर, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास 20, 22, 23 या 35 ऐसी सीट मिल जाए तो अब किंग मेकर बन जाए, क्योंकि हमारे बिना वहां सरकार नहीं बन सकती। आपने देखा होगा 2018 में यही हुआ था, क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के ऊपर में उभर के आई थी, लेकिन चुनाव परिणाम आते पहले ही कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने हाथ मिला के एक एग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें कुमारस्वामी बन गए, जो छोटे पार्टी के नेता थे वो बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कांग्रेस के और जेडीएस के बीच में ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था और आपस में लड़ाई हुई, जिसके वजह से कई एमएलए छोड़ के बीजेपी आ गए
और लोकसभा चुनाव के पश्चात यानी 2019 लोकसभा चुनाव के पश्चात वो सरकार गिर गई और येडियुरप्पा बन गए मुख्यमंत्री। जी। तो यही अगर ये तीनों पार्टी का अगर आप भविष्य देखें तो कर्नाटका चुनाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। जी बिल्कुल, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सियासत के हिसाब से, राजनीति के लिहाज से कर्नाटक का इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है सत्ता में वापसी की बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन हाशिए पर खड़ी कांग्रेस के लिए कर्नाटक में क्या उम्मीद है, जेडीएस की क्या संभावना है, ये ऐसे समीकरण है जो समझना बेहद जरूरी है। राम कृपाल जी, अगर बात की जाए कर्नाटक की, त्रिकोणीय चुनाव लगभग हर बार होता आया है, आप कैसे देख रहे हैं कर्नाटक विधानसभा की इस बार की जो राजनीति है, जो सियासत है, जो समीकरण है, क्या संकेत हैं, क्या मायने इस बार चुनाव के? देखिए, शेखर जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही हैं। मैं उससे तात्कालिक आज के संदर्भ में एक बात कह रहा हूं जी। कर्नाटक चुनाव निश्चित रूप से, जैसा वो कह रहे हैं, कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि उसको कांग्रेस में एक संजीवनी डालनी है उस पार्टी में कि हाँ, देयर इज अ होप। बीजेपी के लिए अगर मान लें कि जैसे पिछली बार भी हुआ था कि बीजेपी सत्ता नहीं बना पाई थी शुरू में वो, लेकिन लोकसभा के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से कर्नाटक की जनता नोट दिया। तो भी कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव है उससे कोई लोकसभा के परिणामों पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज जो बीजेपी जो बहुत बड़ा एक दांव खेल रही है, जिसको कहते हैं कि रिस्क ले रही है, वो सिर्फ राज्य के नाते नहीं, वो हुआ है जो लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है जी। उसमें देखिए दो चीजें जो अभी हाल में मोदी जी ने कहा था कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दो के खिलाफ मेरी लड़ाई है, परिणाम चाहे जो भी हो। कर्नाटक की जो लिस्ट आई है उसमें इस बात का सबूत है कि मोदी जी ने कहा है, और जैसा कि 2022 पे यूपी जो चुनाव हुआ था उसके बाद मोदी जी ने एक मीटिंग में कहा था कि जिन लोगों के बेटे या उनको अगर टिकट कट गए हैं, नहीं मिले हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने ही ये निर्णय किया है, और यही निर्णय वो कर्नाटक में लागू कर रहे हैं। तो देखिए दो चीजें हैं, मोदी जी कर्नाटक के बहाने चाहे आप कह लीजिए एक मैसेज दे रहे हैं कि चाहे सत्ता से बड़ा मेरा सिद्धांत है, और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो साउथ तक भी जाएगी। अब मुझे तो आज की तारीख में लग रहा है कि देखिए एक परिवर्तन नीचे जमीन पर हो रहा है जिसको किसी भी पिछले चुनाव से नहीं आप देख सकते। वो परिवर्तन ये है कि हम लोग जब चुनाव के एनालिसिस करते हैं तो वो का लिंगायत और फलाना ये सब ऑब्वियस है होते हैं जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि 2 बार चुनाव हो चुके हैं, किसी भी पार्टी को टोटल सीट का 80%, अगर टोटल सीट का 80% किसी पार्टी को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 150 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम डोमिनेट करता है जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो बहुत सारा जमीनी चेंज एक हो रहा है। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि अब ये जो 1984 या कहिए देवराज अरस एक बार थे जो लौट करके 2 बार सत्ता में आए थे, वरना हमेशा परिवर्तन होता रहा है। बहुत जगह पे ये नियम टूट रहा है, यूपी में टूट गया है, क्योंकि जमीनी एक जो लाभार्थी वर्ग बना है वो किसी प्रदेश पर्टिकुलर नहीं है, वो पूरे देश में है जो जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्रीयता इस सब से ऊपर उठ गया है। हम लोग उस आईने से देखते हैं, लेकिन 80 करोड़ की जो जनता यहाँ पर जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक है, उसको आप डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं। डिस्पाइट दैट मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत में अपना पैर पसारने का जो ख्वाब देख रही है या जिसके लिए कोशिश कर रही है, उसका गेटवे तो कर्नाटक ही था, उसके बाद तेलंगाना आता है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है। और ट्रंप कार्ड देख लीजिएगा, मोदी जी, अमित शाह, यही लोग होंगे वहां पर कर्नाटक के चुनाव में। क्षेत्रीय नेता होंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो देखिए, 1-2 वाक्य और कहूंगा। एक ट्रांजिशन देखिए हिंदुस्तान में,
एक राष्ट्रीय दल था कांग्रेस, जिसकी ताकत छीनी बीजेपी ने नहीं छीनी, क्षेत्रीय दल उसकी ताकत धीरे धीरे छीन ले गए। जी। किसी भी राज्य में आप कश्मीर से चलिए और नीचे तक आइए, बीजेपी ने कहीं कांग्रेस को नहीं। कश्मीर में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आप देखिए आंध्रा में, तेलंगाना में, साउथ इंडिया में, क्षेत्रीय दलों ने ही कांग्रेस को बाहर किया। अब क्या हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी आ रही है जो क्षेत्रीय दल छीन करके ले आए थे कांग्रेस से, वो वोट बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए हर वोट में, चाहे किसी स्टेट में 35 से 38% पिछड़ा वोट, जो कि कभी भी कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ नहीं हुआ करता था किसी जमाने में, जी। वो वोट क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस लेके, वो बीजेपी लेके आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो परिवर्तन एक लाभार्थी वर्ग जो क्रिएट किया गया है, जो बहुत बड़े तबका है, जी रामकृपाल जी, तो वो उसको ध्यान में रखिए। जी, तो मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूं कि देखिए, मैं एडवांटेज आज की तारीख में नहीं कहूंगा कांग्रेस है बीजेपी है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। सिद्धांत की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं और अपने ही परिवार से शुरू कर रहे हैं, अपनी पार्टी से। नेताओं के बच्चों को टिकट मिलेगा जब नेता संन्यास ले लें या वो राजनीति से अलग हो जाएं, ये नहीं मिल सकता। तो ये चीज जो उन्होंने की है, मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव संदर्भ होगा इसका 2024 के लिए भी। जी बिल्कुल। लाभार्थी वर्ग जो है वो भी देश में एक कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और जो परिणाम उभर के पिछले विधानसभा चुनावों के सामने आए हैं उसमें ये साबित भी हुआ है कि कहीं ना कहीं जो लाभार्थी वर्ग मतलब जिसे राशन मिल रहा है, जिसे जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकार का, वो वर्ग जो है जो ये मानता है कि सरकार का जो दिल्ली से पैसा चलता है वो उसके खाते में सीधे पहुंच रहा है, ऐसा वर्ग, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजीत शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा रहा है। आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्योंकि जेडीएस भी है, करीब 18% वोट जेडीएस भी हासिल करता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट भी कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं है। 36-37% के आसपास बीजेपी का वोट भी पिछले चुनावों से देखने में आ रहा है। आपकी नजर में क्या कर्नाटक की तस्वीर है? देखिए, कर्नाटक में अगर कर्नाटक को अगर एक राज्य कहते हैं तो ऐसा मैं नहीं मानता। उसमें लगभग 5-6 राज्य हैं अलग अलग। जैसे कोस्टल कर्नाटक, एक तो नॉर्थ कर्नाटक हो गया। नॉर्थ कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक है। उसके बाद फिर सेंट्रल कर्नाटक है। सेंट्रल कर्नाटक के बाद उसके नीचे चले आइए तो साउथ कर्नाटका है, जो ओल्ड मैसूरू रीजन है। और अगर आप कोस्टल कर्नाटका की बात करते हैं तो कोस्टल कर्नाटका जो है वहाँ पे और सेंट्रल कर्नाटका में थोड़ा हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा जोर रहता है। जबकि जो अगर आप मुंबई कर्नाटका की बात करते हैं तो वहाँ लिंगायत फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप हैदराबाद कर्नाटका की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम डेवलपमेंट हुआ है, तो डेवलपमेंट एक इशू होता है और ओबीसी एक फैक्टर होता है। लेकिन जब पूछ रहे हैं ये कि वोट शेयर कांग्रेस को ज़्यादा आता है और सीट उसको कम मिलती है, ये क्यों होता है? आप पिछला इलेक्शन उठा के देखिए, पिछले 3 इलेक्शन को, ज़्यादा नहीं, अगर 3 इलेक्शन को उठा के देखिए तो जब कांग्रेस हारी भी है तो उसकी वोट शेयर ज़्यादा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ओल्ड मैसूरू रीजन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। रेस्ट और जगहों पे है, वहां पे जो मजबूत स्थिति में है वो लोकसभा में मजबूत स्थिति में आ जाती है। लोकसभा में भाजपा मजबूत स्थिति में आ जाती है। लोकसभा अगर पिछला 4 लोकसभा उठा के देखिए तो हमेशा जो है बीजेपी बेहतर की है, और पिछला इलेक्शन में तो उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2019 के अगर इलेक्शन देखें तो उसमें 28 में से 26 सीटें जीती है बीजेपी। तो लोकसभा के लिहाज से बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन वहां विधानसभा में जब जाती है तो विधानसभा में जेडीएस एक फैक्टर बन जाता है, और जेडीएस को लगभग जो है लोकसभा में 11%, 10%, 13% ऐसे वेरिएशंस होता है, और जबकि लोकसभा जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें उसको लगभग जो है वो 20-22% के आसपास वोट मिल जाता है। कभी 18-19, कभी 20-22 तक पहुंच जाता है। मतलब वो सर्कमस्टांसेस पर और लोकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। तो जिसकी वजह से वोट शेयर कम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा आती हैं और कांग्रेस को कम आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण
ओल्ड मैसूरू रीजन है, जो इस बार वहां भी डेंट लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी हर ओर से, लेकिन अभी भी जो है कमोबेश अगर हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखा जाए, या अगर करंट का भी कोई सर्वे वगैरह इस पे चीजों पे भी चर्चा की जाए, तो अभी भी उसका वर्चस्व वोकालिगा वोट पर बना हुआ है, क्योंकि वहां पे वोकालिगा डोमिनेंट सीटें ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। जो ओल्ड मैसूरू रीजन है वहां वोकालिगा डोमिनेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी भी जो है एक ट्रैक्शन जेडीएस का जो है वो है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो उसकी वजह से वहां पे जेडीएस और बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच त्रिकोण, कुछ सीटों पर त्रिकोण होता है, लेकिन वोट शेयर वहां कुछ कम आता है भारतीय जनता पार्टी को। अब रही बात, अगर आप बॉम्बे कर्नाटका की बात करते हैं, मुंबई कर्नाटका की बात करते हैं, तो मुंबई कर्नाटका में ही कांटे की लड़ाई होगी। मुंबई कर्नाटका ये डिसाइड करेगा और हैदराबाद कर्नाटका ये डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। वही वहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे बड़ा ही कास्ट का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है जी। और उस कास्ट कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अभी टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टी जो है पासोपेश में है। कांग्रेस भी पूरे लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर सकी है और बीजेपी भी नहीं कर सकी। नहीं, इस पहलू को भी मैं समझने की कोशिश उधर जी इस पहलू को भी समझने की कोशिश मैं करूंगा। जो पार्टियों की राजनीति है, पार्टियों ने जिस प्रकार से अपने टिकट बांटे हैं, उसको भी समझने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन जो तस्वीर एक समझने की कोशिश हमने की कि दक्षिण भारत का जो कर्नाटक राज्य है, उसमें बीजेपी 2 बार सत्ता में आ चुकी है, 3 बार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना आधार कर्नाटक में बनाया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संगठन की दृष्टि से और अपने आधार की दृष्टि से इतनी कमजोर नहीं है जितनी देश के कुछ दूसरे राज्यों में कमजोर नजर आती है। यह बात भी ठीक है कि जेडीएस का अपना एक क्षेत्र है जिसमें जेडीएस का भी दबदबा है, इसलिए त्रिकोणीय चुनाव की संभावना कर्नाटक में बनी रहती है और चुनाव परिणाम किसकी तरफ झुके यह कहना मुश्किल होता है। लेकिन राकेश शुक्ला जी, अगर बात कर्नाटक की जाए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसने टिकट घोषणा कर भी दी है, काफी मंथन हुआ, और जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सिद्धांत कुछ तय किए थे पार्टी के लिए कि कर्नाटक में टिकट बंटवारा कैसे हो, किस तरह हो। माना यह जा रहा है कि इसको लेकर भी बीजेपी में खासा मंथन हुआ, इसलिए कुछ देर भी घोषणा करने में हुई। जो टिकट घोषित हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है इसका, क्या मायने है इसके? क्योंकि इसमें 32 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 30 अनुसूचित जाति से हैं। आप कैसे देखते हैं? और 51 राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत से हैं, नए उम्मीदवार हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल जब टिकट बंटवारा करता है तो वो जातिगत और सामाजिक समीकरण को सबसे पहली प्राथमिकता में रखता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही बात ध्यान में रख के टिकट का बंटवारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस समय पर राज्य चुनाव में खास तौर पे पिछड़ा वर्ग और आपके SC ST वर्ग पर खास फोकस करके चल रही है, और उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद से ये कहा गया नहीं और देखा भी गया कि दलित समाज और आपका पिछड़ा वर्ग को उस तरीके से महत्व देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नहीं मिला, और मुझे लगता है उसी बात को ध्यान में रखकर राज्यों में प्रतिनिधित्व को लेकर खास फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भी पिछली बार भी आप देखिए तो उसी समाज से एक राष्ट्रपति का चेहरा चुना गया और इस बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया गया है। इस दृष्टि से देखिए तो जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट का बंटवारा किया गया, 189 सीटों के जो अभी तक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें सिर्फ हम ये ना देखें कि जातिगत आधार पर 51 सीटें उन्होंने लिंगायत को दिया है। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस बार टिकट बंटवारे में उन्होंने 27% नए चेहरों को उतारा है। नए चेहरों में युवा नेतृत्व तो ज़्यादा है। इसके अलावा IAS IPS और करीब 10 डॉक्टरों को भी टिकट दिया गया है, 8 वकीलों को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सोच लेके चल रही है कि जो जनप्रतिनिधि चुना जाए उस जनप्रतिनिधि में जातिगत समीकरण तो होना चाहिए, लेकिन विकासात्मक सोच भी होना चाहिए, क्योंकि यदि राज्य डेवलप होगा तो उससे राष्ट्र डेवलप होगा। तो जब आप छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो एक बड़ी ज़रूरत पूरी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने लिंगायत समाज को ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और देना भी चाहिए, लेकिन 189 में आप देखिए कि 42 सीटें आरक्षित आती हैं, जिसमें 46
उन्होंने SC/ST उम्मीदवार दिए हैं, यानी आरक्षित सीटों से भी ज़्यादा उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। महिला उम्मीदवार देखिए तो 8 महिला उम्मीदवार उतारे गए हैं। सारे उम्मीदवारों का यदि आप क्वालिफिकेशन देखिए तो आप कहीं नहीं पाएंगे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं वो क्वालिफिकेशन में कहीं भी कमज़ोर हैं। तो इस लिहाज से देखिए कि टिकट वितरण में सिर्फ एक पैरामीटर नहीं देखा गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी पैरामीटर को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया गया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे कि बीजेपी ने ही नहीं, कांग्रेस ने भी और जेडीएस ने भी तमाम जो जातिगत समीकरण हैं उसको ध्यान में रखकर अपने टिकटों का बंटवारा किया है, उसकी रणनीति बनाई है। लेकिन शेखर अय्यर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें, जाहिर तौर पर ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, पहली चिट्ठी उन्होंने लिख दी, जगदीश शेट्टर जी का मुद्दा उभर के सामने आया, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं खटपट है और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं खटपट है, खींचतान है टिकट बंटवारे के बाद। आप कैसे देखते हैं दोनों दलों की जो टिकटों की घोषणा अब तक हुई है, क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, केवल अगर हम बीजेपी की पहली बात करें, बीजेपी में जो 189 सीट से अगर देखेंगे 52 जो नए चेहरे उतरेंगे, ये पहली बार 52 न्यू फेसेस। और अगर 52 न्यू फेसेस है, लेकिन साथ में हमें यह भी समझना चाहिए 116 एमएलए अभी बीजेपी के पास है कर्नाटका में, उसमें से 96 जो है सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया है। आपको 52 नए चेहरे हैं लेकिन 96 रिपीट हुए। उसमें से अगर आप देखेंगे केवल 9 सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया है। इसका मतलब कोई बड़ा क्रांतिकारी, कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको लेकर बीजेपी बहुत उथल पुथल होगा, ऐसा नहीं है जी। लेकिन बहुत सिलेक्टिवली उन्होंने 52 न्यू फेसेस दिए और 96 सीटिंग को रिपीट किया। साथ में अगर आप देखेंगे केवल ये जो सीनियर लीडर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, जिसकी नाम आपने लिया, जगदीश शेट्टर, ईश्वरप्पा, S. रामदास, MP कुमारस्वामी, ऐसे कई नेता हैं। उसके साथ और भी दो नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है, उनको भी टिकट नहीं दिया है। तो इस बार आप देखेंगे जो विलंब हुआ उसका कारण यही था कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि जो बीजेपी हमेशा कोशिश की है हर विधानसभा चुनाव में कि नए चेहरे लाने के लिए, फ्रेश ब्लड लाने के लिए, युवाओं को मौका देने के लिए, वो सारे चीजों को लेकर विदाउट मतलब कोई बड़ा डिस्टर्बेंस ना करते हुए, ये जो आप देख रहे हैं एक दो सीनियर लीडर्स जिनको नहीं मिला वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी शांत हो जाएंगे क्योंकि उनसे बातचीत जारी है। जैसे ईश्वरप्पा ने तो खुद चिट्ठी लिखकर कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब उनको क्लियर हो गया था कि पार्टी उनको चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है। वैसे जगदीश शेट्टर से भी बात हो रही है, हो सकता है जगदीश शेट्टर को और कोई रोल दिया जाए चुनाव के बाद, तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और एक बात जो हमें समझनी है, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि बीजेपी एक लिंगायत पार्टी है, बहुत लिंगायत को ये देती है, लेकिन इस बार आप देखेंगे उतना ही इंपॉर्टेंस उन्होंने वोकलिगा को भी दिया, वोकलिगा कम्युनिटी को दिया है। देखिए, जैसे लिंगायत का अगर आप देखे जाए, कम से कम 51 सीट जो आपके जो 189 से 51 जो टिकट है वो सारे लिंगायत को गए हैं, जब कांग्रेस केवल 55 सीट्स दी है। और दूसरी बात, वोकलिंगा बीजेपी ने 41 वोकलिंगा उसको टिकट दिए, जब कांग्रेस ने केवल अभी तक 166 जो लिस्ट उनकी जारी हुई है उसमें से 33 दिए हैं। तो अगर देखेंगे बीजेपी की तरफ से बड़ी कोशिश हुई है, बड़ी केयरफुली। और दूसरी तरफ कांग्रेस में देखिए दूसरा टसल चल रहा है, वो टसल है कि जो नेता जो है उनके जो वरिष्ठ दो नेता हैं, एक है आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार, ये दोनों के बीच में एक बड़ी राइवलरी चल रही है, कभी सामने आती है, कभी अंडरकरंट चलती है, लेकिन ये बड़ा फेयर्स है। दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि अपने समर्थकों को ज्यादा टिकटें मिले, इसीलिए वो लगे हुए हैं। शेखर अय्यर जी, और शेखर अय्यर जी तक कांग्रेस वेट कर रहे थे कि जो कब बीजेपी का लिस्ट आएगा, कब आएगा, उसके हिसाब से वो देना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी ने तुरंत 189 दे दिया है। अभी कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश हो रही है शेखर अय्यर जी क्लियर करें। शेखर साथ में अगर देखेंगे बड़ी बात, ये सारे टिकटों जो लिस्ट में BS येडियुरप्पा जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, एकदम वरिष्ठ नेता है, उनका छाप है इस पे, वो बड़े खुश है, क्योंकि उनका जो ये था कि जो लोग जी शेखर अय्यर जी
येदियुरप्पा जी की क्या राजनीति कर्नाटक में रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के नजरिए से, मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन बात मैं कांग्रेस की आपसे समझना यहां चाहता हूं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, चाहे डीके शिव कुमार जी की बात आपने की या सिद्धरमैया जी की बात मैं करूं, या कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी कर्नाटक से आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अब तक कांग्रेस ने जो टिकट घोषित किए हैं उसमें किसकी चली? शिव कुमार जी की चली, सिद्धरमैया जी की चली, या खड़गे साहब की चली, या किसी और की चली? काफी बैलेंसिंग की कोशिश हुई है, जैसे ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा हुआ है। लेकिन जो देखिए सबसे बड़े मुद्दा वहां पे आज है कि सिद्धरमैया चाहते हैं कि वो दूसरी सीट से भी लड़े। उनको कहा गया था कि वो वरुणा से लड़े, जहां पहले उनके बेटे चुनाव जीत के आए थे। इस बार उनको कह दिया गया कि आप वरुणा से लड़िए। और लेकिन वो चाहते हैं कि वरुणा के अलावा वो कोलार, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर के निकट, वहां से लड़ना चाहते हैं। लेकिन पार्टी अभी तक घोषणा नहीं की है। और दूसरी बात, राहुल गांधी कोलार में एक पब्लिक रैली करने वाले हैं, उसी जगह पर जहां पे 2019 में उन्होंने जो टिप्पणी की थी मोदी को लेकर, जिसके लिए सूरत कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया डिफेमेशन में और लोकसभा सीट जो हार गए, मतलब जो उनसे छीना गया, उसी जगह पे दोबारा जाके करना, रैली करना चाहते हैं। और सिद्धरमैया की ये है, प्रेशर है कि भाई मेरा नाम वहां घोषणा कर दो, मैं ताकि 2 सीट से लड़े। लेकिन डीके शिव कुमार उसको विरोध कर रहे हैं। अगर सीनियर लीडर सिद्धरमैया 2 सीट से लड़ेंगे, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि 1 सीट से भी। तो ये भी एक अंदर से एक प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन 16 पहले वो मीटिंग 9 तारीख को होना था, राहुल की मीटिंग, फिर वो बन गया था 11 को, फिर अब जाके 16 को होना है। तो ये भी एक कांग्रेस में एक चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मूड कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और हमारे लिए ये चुनाव उतना कठिन नहीं है जैसा पहले था। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बात अगर राम कृपाल जी, राहुल गांधी का जिक्र किया शेखर अय्यर जी ने, जाहिर सी बात है राहुल जी को कर्नाटक जाना था, कार्यक्रम भी है और अक्सर उनके कार्यक्रम की घोषणा हो भी रही है, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जा रहा है। आप कैसे कांग्रेस को लेकर कर्नाटक की राजनीति देखते हैं? क्योंकि सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार 2 वहां पर खेमे माने जाते हैं। अभी कांग्रेस ऊपर से एकजुट होने का दावा करती है, लेकिन अंदर खाने जो खींचतान रहती है वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए मनोज जी, 3 पार्टियां हैं वहां पे, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। अगर आप देखें जो बेसिक फर्क है, जिसको हाई कमान या आला कमान कहते हैं, कांग्रेस का आला कमान आज किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो कोई किसी भी स्टेट में मेजर रोल प्ले कर सके। अभी आप देखिए कल की राजस्थान की जो घटना है, सारी चीजें हैं, आला कमान लुझ-बुझ पड़ा हुआ है। देवगौड़ा जी के खुद परिवार में एक फ्रैक्शन वो हो रहा है। उनके एक भाई अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं जहां से, वहां से उनका एक बेटा जो मुख्यमंत्री थे वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमने किसी को कर दिया है। तो अब ठीक है, वहां आलाकमान जो कुछ भी हो, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछली बार था, अभी वहां जो बाई इलेक्शन हुआ है वो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट वहां से जीता है, जो ओल्ड मैसूरू एरिया कहते हैं जी। तो बेसिकली इस समय जिसको आला कमान कहते हैं, जैसे कल मोदी जी जो लिस्ट में देरी हुई, उनका 2 था कि मैंने जो सिद्धांत बनाया है करप्शन और परिवारवाद। तो देखिए अभी जैसा सब लोग कह रहे थे, जो लिस्ट आई है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिनका भी ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, ऐसे लोगों को हटा दिया गया है। और परिवारवाद, चाहे कोई नाराज हो या कुछ भी हो, कमोबेश उसका पालन किया गया है। तो ये 2 चीजें कि मतलब बीजेपी का आला कमान इतना मजबूत है कि उसको डिफाई करके वो रिस्क लेने को तैयार है कि चाहे जो भी हो, सत्ता मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन हम अपने आदर्श और सिद्धांतों के लिए कुछ भी करेंगे। और जो नए चेहरे प्रोफेशनल, आप ये देखिए यही नहीं हो रहा है। एक मैं जिसको कहता हूँ एक कंटिन्यूटी है। आप देखिए पद्म पुरस्कारों का कैरेक्टर, कभी आपने देखा है कि नंगे पैर वो चलने वाले पद्मश्री पा रहे हैं? जहां पद्मश्री सिर्फ मिलती थी लोगों के रिकमेंडेशन पर, फलाना एफ्लुएंट क्लास को। जी जी। राम कृपाल जी, मुद्दा कर्नाटक के चुनाव का है। अजय शुक्ला जी, लिंगायत और वोका लिंगा, अगर कर्नाटक की सियासत की मैं बात करूं तो लिंगायत और वोका लिंगा इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो जातिगत समीकरण रहे हैं कर्नाटक के,
वो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर चुनाव वितरण की हम बात करें, टिकट वितरण की हम बात करें चुनाव को लेकर और इन जातिगत समीकरणों को, आपका क्या कहना? देखिए, अगर कर्नाटका में अगर ऐसे बातचीत जनरल करते हैं तो लगभग जो है 54% के आसपास ओबीसी है, और लिंगायत जो है वो 14 से 17% के आसपास है, वोकालिगा जो है 8 से 12% के आसपास है, पूर्वा है उसके जो सबसे बड़ा जो ओबीसी कास्ट है वो लगभग जो है 6 से 8% के आसपास है, उसके बाद ईडिगा है 2% के आसपास है। इस तरह से जो 1-1.5% के आसपास जो रखने वाले हैं, कोली हो गए और भी बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, तो इसको कंस्टिट्यूट करके 54% के आसपास होता है। वहाँ बड़ा ही स्ट्रेटिफाइड जो है रिजर्वेशन का भी सिस्टम है। तो उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे लगभग जो है 14 से 17% के आसपास दलित हैं, प्लस जो है उसके बाद जो है 7% के आसपास आदिवासी हैं, एसटी वोटर्स हैं, प्लस जो है 12% के आसपास मुस्लिम हैं, और 8% आसपास जो है वो यूसीएच हैं, अपर क्लास हिंदू हैं। वहाँ पे जो वोकालिगा है वो, अगर आप वोकालिगा को देखिए तो उसका मैक्सिमम वोट, जैसे देखिए एक जाति में, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर 17% अगर लिंगायत है तो 17 का 17% जो है इन ब्लॉक जो है वो बीजेपी को वोट देता है। हर वोटर्स में जो है वो ट्रेडिशनल वोटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइमर वोटर्स होते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो चेंज करते रहते हैं। तो लेकिन उसका मेजोरिटी मतलब कि मोर देन 60% वोट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है जी। वोकालिगा अमूमन जो है वो जेडीएस का पिछले 30 वर्षों का अगर देखें, अगर रिसेंट हिस्ट्री, तो जो है वोकालिगा जो है मेजोरिटी वोट जो है वो जाता रहा है जेडीएस को। जबकि लिंगायत का अगर पिछले 20-22 साल का हिस्ट्री देखें तो वीएस येदुरप्पा ने एक बहुत जो है वो लिंगायत के एक सर्वमान्य नेता हैं, और उनकी स्वीकार्यता लिंगायत के सभी वर्गों में है, क्योंकि लिंगायत जो है बड़ा ही लगभग 99 सेक्ट हैं उसमें, और अलग अलग जैसे पंचमसाली लिंगायत हैं, सदर लिंगायत हैं, रेड्डी लिंगायत हैं, लिंगायत में भी बहुत सारे सेक्ट हैं। तो लिंगायत के जो है वो मेजर जो अभी आज के डेट में जो सबसे बड़े नेता अगर हैं तो वीएस येदुरप्पा हैं जी। उसके बाद कई बड़े बड़े नेता हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में एमबी पाटिल हैं जो इलेक्शन के हेड बनाए गए हैं, और वोकालिगा को जो है वो शोभा करंदलाजे को जो है उन्होंने बीजेपी ने बनाया है इलेक्शन का कैंपेन कमेटी का हेड। तो सभी जातियों को सब लोग साधने की कोशिश, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है 1952 से लगातार आ रही है, एक ट्रेडिशनल पार्टी है और उसके पास एक ट्रेडिशनल वोट बेस है। बीजेपी अभी उभार हुआ है पिछले 20-22 सालों में, और वो मजबूती से जो है वो अपना विस्तार कर रही है। उसी संदर्भ में उसने जो है दो लोगों को, वी सोमन्ना को जो है 2 सीटों से लड़ाया है। बड़ा ही बोल्ड स्टेप है ये। जब वी सोमन्ना को जो है वो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन के हैं, अर्बन नेचर के हैं, कारपोरेटर रहे हैं, उनको जो है वो सिद्धारमैया के अगेंस्ट में लड़ाया, फिर वो एक चामराजनगर में भी उनको लड़ा रहे हैं। वैसे ही आर अशोक को जो है अपनी सीटों के अलावा जो है पद्मनाभनगर जो है उसके अलावा जो है वो कनकपुरा से लड़ा रहे हैं। कनकपुरा जो सीट है उस पे एक बार जो है वो रामकृष्ण हेगड़े भी उसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 3 बार से लगातार जो है वो डीके शिव कुमार उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली बार 1,27,000 वोट आया था लगभग। तो वो, और वहां पे एक जो है वो प्रयोग किया जा रहा है अपने विस्तार के लिए। तो अगर ओवरऑल देखेंगे सभी चीजों को, तो अब जो अभी एक रिजर्वेशन का मामला आया था जिसमें कि बीजेपी ने भी साधने की कोशिश की है, इसको देखना पड़ेगा आगे चल के कि वो क्या राजनीतिक रूप लेता है। जो रिजर्वेशन उन्होंने स्क्रैप किया 4% जो मुस्लिम का, और उसके बाद फिर उसको ईडब्ल्यूएस में डाला है, और वोकालिगा और लिंगायत को बढ़ाया है उन्होंने। हालांकि पंचमसाली जो है वहां पे रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे थे, अभी 3-4 महीने पहले उनका वो जो है आंदोलन वगैरह खत्म हुआ है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस सेक्ट में जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं अपने वोटिंग्स को। दूसरा एक सबसे बड़ा जो 2 चुनौतियां हैं, पहला चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी को बैकफायर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरा मोदी का कितना वो यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टिल पॉपुलर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी। मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा अजीत शुक्ला जी। राकेश शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हम मुद्दों की बात करें, मुद्दों की बात मैं करूंगा, लेकिन देखने में एक चीज आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता का ग्राफ रहा है उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। देश में तमाम दूसरे नेताओं के मुकाबले, दलों के मुकाबले सबसे अधिक रहा है। बीजेपी में भी तमाम नेताओं से बहुत आगे मोदी जी का अपना एक करिश्मा देखने को मिलता है हर चुनाव में, और वो वोटर्स
ने भी इसका कहीं ना कहीं परिणाम के जरिए इसका संकेत भी दिया है। येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति में एक अहम चेहरा बीजेपी की राजनीति का रहे हैं। मैं आपसे इस बात को जानना चाहता हूं, बीजेपी पहली बार ऐसा होगा जब येदियुरप्पा सीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये आप कैसे देखते हैं सियासत की दृष्टि से, क्या मायने हैं इसके? कर्नाटक की राजनीति में 3 चेहरों का बड़ा महत्व है जी। बीएस येदियुरप्पा जी, एचडी देवेगौड़ा जी और सिद्धारमैया जी। यदि हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो वहाँ का सबसे बड़ा बोर्ड जिसकी हम सब चर्चा कर रहे हैं, लिंगायत बोर्ड, सबसे पहले रामकृष्ण हेगड़े पे विश्वास किया। जब उसको लगा कि जनता पार्टी कोई स्थायी सरकार देने की स्थिति में नहीं है तो वो मूव करके चले गए किसके साथ? कांग्रेस के साथ। और वो एक बड़ा भारी संयोग था कांग्रेस के लिए जब 1979 के चुनाव में लिंगायत समाज के समर्थन के चलते कांग्रेस पार्टी को वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बीरेंद्र पाटिल वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन वहीं से कांग्रेस का दुर्भाग्य शुरू हुआ कि जब राजीव गांधी जी ने एयरपोर्ट में ही अपने मुख्यमंत्री बीरेंद्र पाटिल जी को हटा दिया और लिंगायत समाज वहाँ से नाराज हुआ है और आज तक कांग्रेस के साथ चलने को राजी नहीं है। उसके बाद वो रामकृष्ण हेगड़े जी के साथ गया और रामकृष्ण हेगड़े जी को छोड़ के फिर वो बीएस येदियुरप्पा जी को अपना नेता स्वीकार किया। तो एक बड़ा वोट बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा वोट बैंक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और उसका कारण ये है कि उसने जिस चेहरे पे विश्वास किया वो येदियुरप्पा अपने समाज के लिए और राज्य के लिए पूरी तरह से उपयुक्त साबित हुए हैं। अब जहाँ तक येदियुरप्पा जी के माइनस होने की हम बात कर रहे हैं तो येदियुरप्पा जी को माइनस इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति में, पूरे टिकट बंटवारे में, चुनाव कैंपेन में उनको पूरी तरह से आगे रखा गया है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के हटने के बाद जिस मुख्यमंत्री के चेहरे को चुना गया वो येदियुरप्पा जी की पसंद का है। वहाँ आप देखिए कि शोभा जी को चुनाव कैंपेन की पूरी बागडोर दी गई है। उस पूरे चुनाव को अमित शाह जी अपने हाथ में लेके पूरी कमान वो देख रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि येदियुरप्पा जी माइनस नहीं है। अब रही बात देवेगौड़ा जी की, तो बोकालिग्गा ने पूरी तरह से एचडी देवेगौड़ा जी पे विश्वास किया। उस विश्वास के चलते ही जेडीएस का वहाँ पे उदय हुआ। उदय होने के बाद वो सत्ता में पहुंची, लेकिन उस विरासत को एचडी देवेगौड़ा के बेटे संभाल नहीं पाए और कुमार स्वामी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अति महत्वाकांक्षा, उसके चलते आप देखिए कि बोकालिग्गा वहाँ पे बंटने लगा। और बंटने का कारण ही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ये किया है कि उत्तर कर्नाटका में वो अपने उस वोट बैंक को बढ़ाए जो वोट बैंक उसका पीछे चल रहा है, 34-35% में चल रही है। वो चाहती है कि हम भी 39 से 40% तक पहुंच जाए, जिससे कांग्रेस और हमारे बीच में मुकाबले की जो दूरी है वो बिल्कुल बढ़ जाए और हम सत्ता के करीब पहुंच जाए। फिर सिद्धारमैया जी के साथ जो पूर्वा वोट जुड़ा हुआ है वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं था। वो पूरी तरह से सोशलिस्ट मिजाज का वोट है, वो सिद्धारमैया के साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धारमैया जी को कांग्रेस जितना महत्व देगी कुर्बा वोट उसके तरफ जाएगा। यदि सिद्धारमैया जी को महत्व नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुर्बा वोट बटेगा और उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो ये सारे जो 3 चेहरे हैं, 3 समीकरण हैं, उसको देख के ही सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोज जी, वो ये है कि 1999 से लेके अभी तक आप देखेंगे, हम हर राज्य में जब बात करते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल ने वहाँ पे मुस्लिम मतदाता को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। वहाँ सबसे बड़ा चंक जो है वो है 85 से 90% का हिंदुओं का, वो हिंदू चंक पे ही फोकस करके चलते हैं। 1999 से 2018 तक का पूरा आंकड़ा आप देखेंगे तो मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व रहा है वो 5, 6, 7 में ही सिमट के रहा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये सारा जो फोकस चल रहा है वो हिंदू वोटों पे चल रहा है, हिंदू वोटों के आधार पे जातिगत समीकरण में चल रहा है। और एक बार मैं अंत में ये कहूँगा कि एक बार कर्नाटक में भी हरियाणा की तरह प्रयोग हुआ, जैसे हरियाणा में भजन लाल जी ने एक प्रयोग किया कि गैर जाट एक चंक उन्होंने तैयार किया, उसी तरह से हरियाणा में देवराज जी ने आपके लिंगायत, बोकालिग्गा, कुर्बा के अगेंस्ट एक चंक तैयार किया और वो चीफ मिनिस्टर बने। तो प्रयोग भी हुए हैं, राजनीतिक
कई तरह के रंग भी दिखाई दिए हैं। इसलिए इस बार कौन सा रंग आएगा इसका आकलन करना अभी थोड़ा कठिन है। जी, जाहिर सी आपने बात की, जो मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम पॉलिटिक्स रही है कर्नाटक की, वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण, इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो या हिजाब का मुद्दा हो, कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक की सियासत में ये दो मुद्दे बड़े बन के उभर के सामने आए हैं। इसको भी मैं, मुद्दों को भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन शेखर अय्यर जी, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनाव से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि वो एक मुद्दा है और एक ये सच है, चाहे कोई माने या ना माने, और उसका प्रभाव चुनाव पर देखने को मिलता है, रैलियों में देखने को मिलता है, जनता के बीच देखने को मिलता है नरेंद्र मोदी जी की अपनी लोकप्रियता का। क्या कर्नाटक की राजनीति में जिन चेहरों की बात राकेश शुक्ला जी ने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को अपर हैंड देता है? जरूर अपर हैंड बीजेपी के लिए है कि प्राइम मिनिस्टर की जो नेतृत्व है वहां पे कर्नाटक में, ये माना जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग करते हैं, कम से कम 5 से लेकर 8-9% तक वोट ज्यादा आकर्षण करने का एक क्षमता है उसमें। इसीलिए आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मैदान में उतर जाएंगे, जब हर कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे, वो किसी रीजन का हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हैदराबाद कर्नाटक हो, कहीं भी हो, जब भी वो उनकी कैंपेन जब शुरू होगा, ये माना जाता है बीजेपी के लिए एक नया ऊर्जा आएगी और उस समय कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की जो छवि को लेकर वो ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा लोकसभा चुनाव में 2019 चुनाव में हमने देखा बीजेपी की 28 से लेकर 25 सीटें बीजेपी ने जीती। उसका बड़ा कारण था प्राइम मिनिस्टर के जो लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी। इस बार भी अगर आप देखेंगे बीजेपी की यही रणनीति है कि एक तो है कि डबल इंजन सरकार की कर्नाटक में ज्यादा विकास हो। कर्नाटक खास करके अगर बेंगलुरु या बेंगलुरु इलाके छोड़ के बाकी जगह देखेंगे, काफी पिछले इलाके हैं जहां पे अभी तक विकास का ये पूरा पहुंचा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बार बार गए थे, अभी जाके पट्टा बांटे वहां पे उन लोगों के लिए जो वहां के जो आदिवासी माने जाते हैं, तो वहां जाके अभी एक कार्यक्रम हुआ था। और साथ में जो बड़ी कोशिश जो हो रही है, बीजेपी लगातार कर्नाटक में ये कोशिश कर रही है, ये केवल लिंगायत पार्टी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी चाहती है कि भाई हम केवल लिंगायत पार्टी नहीं है, हम सर्व समाज की पार्टी है। इसीलिए आपने देखा होगा मुकलिंगा बेल्ट में भी वो काफी कोशिश कर रहे हैं। साथ में बैकवर्ड क्लासेस जो बड़े इंपॉर्टेंट चंक है, उसका भी उनको काफी कोशिश हो रही है, उनको भी कैसे अट्रैक्ट करें। और दलित और आदिवासी ये जो वर्ग है उनको भी ये कर रहे हैं। जैसे कोस्टल कर्नाटक की बात, शेखर जी मेरे दो सवाल पहले से। शेखर अय्यर जी, मेरा एक सवाल आपसे है, कर्नाटक जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से आते हैं, खड़गे साहब दलित हैं, इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राज्य में जो दलित पॉलिटिक्स है वो भी बहुत मजबूत है, जो समीकरण है बहुत मजबूत है। नहीं वो देखिए, लेकिन खड़गे एक दलित नेता के रूप में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी, क्योंकि कर्नाटका में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसीलिए जो कांग्रेस के जो दलित नेता हैं, जैसे बाकी जो नेता है कांग्रेस के, तो वो हमेशा कहते हैं भाई हमें कब मौका मिलेगा, क्योंकि बात इस बार भी चल रही है कि शिव कुमार या सिद्धरामैया। सिद्धरामैया हमेशा एक पॉलिटिकल मैसेज देते हैं कि अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ये एक फॉर्मूला एक लेकर चलते हैं जिसको वो कहते हैं आइंदा। जैसे वहां पे आपको माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात में काम करके एक फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ भी इस तरह कोशिश सिद्धरामैया करते हैं। लेकिन दलित नेता जो है वो हमेशा फील करते हैं कि उनको अभी तक टॉप पोस्ट अभी तक मिला नहीं है। वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी भी इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई है सिद्धरामैया या शिव कुमार। और माना जाता है कि राहुल गांधी की पूरी सपोर्ट सिद्धरामैया के लिए है, जब प्रियंका गांधी का आशीर्वाद डीके शिव कुमार पे है। जी चलिए, लेकिन हमने कांग्रेस और बीजेपी की तो बात की, लेकिन जेडीएस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की एक उम्मीद रखता है, संभावनाएं रखता है, चुनाव को खासा प्रभावित करता है, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। लेकिन जेडीएस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है, परिवार में ही कलह मची हुई है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, देखिए जेडीएस में एक विचित्र दृष्टि मिल रही है कि परिवार के अंदर जो छोटे भाई हैं एचडी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री रहे, और उनके बड़े भाई रेवन्ना,
इन दोनों परिवार के बीच में बड़ा जंग चल रहा है, कुछ खास अपने जो सीट है जैसे हासन को लेकर, जिसमें कोई और उनके केवल इनकी रेवन्ना और कुमारस्वामी की लड़ाई नहीं है, उनकी बीबियों की लड़ाई है। ये एक तरफ अनिता कुमारस्वामी है, दूसरी तरफ रेवन्ना की जो वाइफ है उनकी बीच में चल रही है। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी और 18 विधानसभा चुनाव में भी, देवगौड़ा के ग्रैंडसन यानी रेवन्ना के बेटे ने कहा था कि हमारी पार्टी में सूटकेस कल्चर चलता है, यानी पैसे देकर टिकटें बांटे जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। जैसे हमने बात किया कि बीजेपी में भी अंदर की प्रॉब्लम्स है, एंटी इनकम्बेंसी प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस में तो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की बैटल है, और इस बार जेडीएस में भी एक लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई को किसी तरह देवगौड़ा संभाल रहे हैं, उसको किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश। तो इसका भी असर हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा ये सोचते हैं कि वकलीगा के लिए और कोई विकल्प नहीं है, केवल जेडीएस को वोट देते हैं। फिर भी हमें कहना है कि इस बार जिस धनराशि जेडीएस के पास इस बार मिला है, इसमें कहीं ना कहीं आपके टीआरएस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी इनको मदद कर रहे हैं, जेडीएस को मदद कर रहे हैं, इसलिए काफी भीड़ वो जुटा पा रहे हैं अपने इलाके में, ओल्ड मैसूर बेल्ट में भी। तो ये एक तरफ कोशिश हो रही है, क्योंकि जेडीएस का बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर अपने पास 25 से लेकर 35 सीट है, इसका मतलब, क्योंकि उनकी सीट हमेशा ज्यादातर डायरेक्ट फाइट होता है कांग्रेस के साथ। अगर जेडीएस के पास सीट ज्यादा आता है मतलब कांग्रेस की सीट घटेगी। बीजेपी से उतना डायरेक्ट नहीं है जितना कांग्रेस के साथ है। तो ये चुनाव बड़े अपने सब बहुत दिलचस्पी है कि किस तरह ये होगा। और बिल्कुल जेडीएस की अपनी एक बड़ी ख्वाब यही है कि जो भी परिणाम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके पास आए और उनकी मदद से सरकार बनाए और उनको मुख्यमंत्री पद हाथ में दे दे। जाहिर सी बात है, कर्नाटक का चुनाव जो है वो त्रिकोणीय होने के कारण, त्रिकोणीय कई जो क्षेत्र हैं, करीब 6 रीजन है कर्नाटक में, उसमें कई रीजन्स में जेडीएस चुनाव को त्रिकोणीय बनाता है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है, लेकिन जेडीएस जैसे जैसे मजबूत होता है उसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सियासत पे भी पड़ता है, भाजपा की सियासत पे भी पड़ता है। लेकिन जब बात हम राजनीति की करते हैं, समीकरण की करते हैं, तो एक अहम मुद्दा आता है, जो मुद्दे हैं वो चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे। अजीत शुक्ला जी, अगर कर्नाटक की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, बीजेपी विकास की बात कर रही है, डबल इंजन की बात कर रही है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई दौरे कर्नाटक में किए और कई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया, उद्घाटन किया। इस बार अगर कर्नाटक के चुनाव की बात की जाए तो मुद्दों के लिहाज से कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं कर्नाटक में इस बार? देखिए, जो पहला सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने जो है बेंगलुरु मैसूर जो है वो एक्सप्रेसवे बनाया है, मेट्रो का उद्घाटन किया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत सारा काम हुआ है, मांड्या प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये सब चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये 2 मुद्दे हैं उनकी तरफ से, करप्शन का, और एक नंदिनी और अमूल से रिलेटेड अभी एक आया है, वो एक दो मुद्दे हैं जो कांग्रेस लगातार चला रही है और वो एंटी इनकम्बेंसी को कैश करना चाहती है। जबकि भाजपा जो है, पहला तो नंबर 1 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है जो हुआ है वो, प्लस जो उनके बहुत सारे जो योजनाएं चल रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं वो, प्लस जो है एक कहीं ना कहीं जो है वो एक मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। क्योंकि आप देखो पिछले देखिए, अगर आप पिछले चुनाव में 2019 में लगभग 51% वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में। मतलब आपका कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद में मुद्दा है वहां पर एक। आप अगर आप जो है, अगर आप आम जनता से जाके वहां पे पूछेंगे तो आम जनता बोलेगा कि अगर आप उनसे पूछेंगे भाई आप किसको वोट दीजिएगा, तो वो बोलते हैं कि मैं मोदी को वोट दूंगा। ऐसा है जो ज्यादातर। लेकिन जब असेंबली की बात आती है तो वो मामला चेंज हो जाता है। तो असेंबली इलेक्शन में कई बार देखा गया है कि कई बार ये स्प्लिट वोट होता है कई क्षेत्रों में, जैसे आप उड़ीसा में देख लीजिए या आप कई राज्यों में ऐसा देखेंगे कि स्प्लिट वोट होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग जो है वो वोट देते हैं किसी अलग पार्टी को, और जब असेंबली इलेक्शन होता है तो किसी अलग पार्टी को देते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि वो जो सबसे बड़ा रीजन जो पहले भी सर ने बोला है, अय्यर सर ने बोला कि वो जो
जो जेडीएस का मामला है, जेडीएस अगर वो बढ़ेगी, जेडीएस मन मन में सोचती है कि हंग हो जाए असेंबली की, मैं पावर शेयर करूं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो हर जगह चाहती भी है, क्योंकि उसने अभी 93 कैंडिडेट ही अभी डिक्लेयर किए हैं, और वो देख रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो मजबूत रेबल्स होंगे उनको मैं खड़ा करूंगा और जो है वो सीटों के गुणागणित को सेट करूंगा। हालांकि उसकी स्थिति इस बार कमजोर होती जा रही है, क्योंकि पिछले लगातार जो है वो परिवारवाद का इतना बड़ा जो वो है, एक लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद करते नहीं है, और उसकी वजह से जी अजीत जी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो दो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा जो चलेंगे नटसेल में, वो एक तो बीजेपी का रिजर्वेशन वाला मुद्दा होगा, वो क्या कितना वर्क करता है, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस कितना इनकैश करता है। जी जाहिर सी बात है, कौन सी पार्टी मजबूत है कौन सी कमजोर है, ये अभी उसका आकलन हम नहीं कर सकते। जनता जब वोट करेगी और परिणाम सामने आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन बात मुद्दों की है, क्योंकि जनता के लिए मुद्दे अहम होते हैं। राम कृपाल जी, अगर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपने लाभार्थी वर्ग का एक मुद्दा उठाया था, आप कौन से मुद्दे इस बार देख रहे हैं? तमाम मुद्दे इस समय कर्नाटक की राजनीति में उछल के सामने आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि देखिए 2014 से एक कंटिन्यूटी है राजनीति में, पॉजिटिव नैरेटिव देने वाला। इंदिरा गांधी ने 3 नारे दिए थे, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ केंद्र में वो सरकार बनाई, पूरे देश में विधानसभा में भी उनको वोट मिला। और एक बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए आज की तारीख में और पुराने दौर का एक बड़ा फर्क है। पहले लोग समझते थे कि जो भी था, राज्य सरकार जो है विकास का काम वही करती है, यानी सड़क वो बनाएगी, पानी वही देगी, बिजली वही देगी। पूरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। आज आप जाइए किसी भी गांव में, सबको पता है कि ये जो घर बन रहा है ये प्रधानमंत्री यानी केंद्र से, ये जो आपके बिजली आ रही है केंद्र से, ये जो घर में पानी आ रहा है केंद्र से। यानी अब जो पहले हर जगह जहां स्टेट होती थी, यानी गरीब आदमी जो है कहाँ जाता था? तहसीलदार के पास, बहुत हुआ तो जिलाधिकारी के पास। आज हर आदमी गांव गांव में जाइए, आप वो देख रहा है सेंटर से आ रहा है, द्रोण से सर्वे हो रहा है कि आपका मकान ये है, आपकी प्रॉपर्टी ये है। कहने का अर्थ यह है कि केंद्रीय आर्थिक फ्रंट पर भी केंद्र अब आम गरीब पिछड़े के दिमाग में घुस चुका है। इसलिए जो कहता हूँ मोदी क्यों मॉडल हैं। मोदी जब जाते हैं, ये तो एक बात हो गई कि लाभार्थी, जो मैंने कहा कि हर गांव में किसी के घर में अगर गैस सिलेंडर गया है तो वो मोदी जी को याद करता है। किसी का अगर कच्चा मकान, मिट्टी का मकान अगर पक्का हुआ है तो मोदी को याद करता है। किसी के घर में अगर नल से जल गया है तो मोदी को याद करता है। सफाई तक मोदी को याद करता है। आज उसके घर का नक्शा बन के मिल रहा है कि तुम्हारा ये प्रॉपर्टी है, पहली बार वो मोदी को याद करता है। इसके अलावा जो मैंने 2 बात शुरू में कही थी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जी पहली बार ऐसा हो रहा है। करप्शन की लड़ाई आजाद हिंदुस्तान में विरोधियों ने लड़ी थी, विपक्षियों ने, जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे ने सत्ता के खिलाफ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता में बैठा हुआ एक आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगा रहा है। और तो इसलिए मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये 2 बड़े मुद्दे होंगे। और लोकल लेवल पर जो आर्थिक हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बड़े मुद्दे होंगे। जी राकेश शुक्ला जी, मोदी जी ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राज्य में कर्नाटक में जो सरकार है वो बोमोई साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। जो राज्य के बीजेपी के नेता हैं, जो सरकार चला रहे थे, जो मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके कामों पर भी तो वोट पड़ेगा। जनता उनके काम को भी तो देखेगी। मनोज जी, हमें ये याद रखना चाहिए कि कर्नाटक देश का एक ऐसा राज्य है जिसको आईटी हब कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये मान के चलना चाहिए कि कर्नाटक एक विकास को अपनाने वाला राज्य है। दूसरी बात, जहाँ तक डबल इंजन की बात की जाती है, तो डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं जाती हैं, यदि राज्य सरकार उसका बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी तो डबल इंजन में आप देखोगे कि एक इंजन तेज चला, एक इंजन धीमे चला तो काम नहीं होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यदि आप बात करें
तो आज कर्नाटक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऐसा होगा जो सारे राकेश जी, ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं राज्य में। मैं मुद्दों पे ही आ रहा हूं। राज्य में बीजेपी की भी सरकार है, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं बहुत काम बीजेपी ने वहां पर किया होगा, लेकिन जनता के सामने भी तमाम मुद्दे हैं कि 5 साल में बीजेपी ने कैसा शासन किया, उसको कर्नाटक की जनता परखेगी। मुद्दों पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।